मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं मेंस 365 के करंट अफेयर्स की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले पॉलिटी का हमने ओवर कर लिया था जिसमें 2 पार्ट है। पूरी प्लेलिस्ट है मेंस 365 के नाम से जो आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम जो करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसमें हम बेसिकली जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखेंगे जो अक्टूबर नवंबर में हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो वीडियो आ रही है वो है इंडिया इन एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। इस टाइम पे जहाँ पे ग्लोबल रीजनल और नेशनल पॉलिटिक्स अंडरगो कर रही है एक चंक, कुछ इनमें से इंडिया के फाइनेंस, पब्लिक, इंटेलेक्चुअल और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट आए हैं और उन्हें आउटलाइन करा है कॉन्टोर नया वर्ल्ड ऑर्डर का और इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स कि इंडिया क्या अचीव करना चाहेगा। तो इसमें बड़े सारे चैलेंजेस हैं वर्ल्ड ऑर्डर के सामने। सबसे पहले है सेकुलर डिफ्यूजन ऑफ पावर। जो वर्ल्ड आज का है वो बहुत ही लेस स्ट्रक्चर्ड है और ऑर्डर्ड है, नाइदर यूनिपोलर है। ठीक है, यूनिपोलर मतलब कि कोई एक राज नहीं कर रहा, क्योंकि आप सब भी जानते हो जैसे कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई थी 1991 के बाद तो यूएसए यूनिपोलर बन गया था और अभी मल्टीपोलर भी नहीं है, मतलब कि बड़े सारे पावर्स नहीं है जो रूल कर रहे हैं। तो जो रिलेटिव डिक्लाइन हुआ है यूएस का, ये इसलिए नहीं हुआ कि चाइना इमर्ज हो गया है, बट ये सिग्निफिकेंट इमर्जिंग पावर्स की वजह से भी डिक्लाइन हुआ है, जैसे इंडिया, साउथ कोरिया जो एशिया में राइज करे हैं, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका में राइज करे हैं, और बड़े सारे एग्जिस्टिंग सेंटर पावर जो कंटिन्यू कर रहे हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रशिया, यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे मिसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे कोहेरेंट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स नहीं है कोविड-19 का और क्लाइमेट चेंज का, जो एक प्रूफ है कि एक एब्सेंस है इंटरनेशनल ऑर्डर में और इनफेक्टिव है मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशन। थर्ड पॉइंट है कि रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, एक अपसर्ज है नैरो नेशनलिज्म का और रीजनलिज्म का, ट्रेड का अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि एस्केलेटेड है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं। ये टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर कर रही है बहुत सारी चीज़ें और इसी वजह से डिपेंडेंस कम हो रही है चीप लेबर पे इन द डेवलपिंग वर्ल्ड और ऑन शोरिंग अ वायबल ऑप्शन इन सम इंडस्ट्रीज। शिफ्ट जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर्स का भी हो रहा है, चाइना राइज कर रहा है और इसके साथ ही बड़े सारे रीजन भी राइज कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल जो चाइना का है और यूएस की राइवलरी वो भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अटलांटिक टू एशिया। नई तरह के ग्लोबल थ्रेट्स आ चुके हैं। हम ऐसे एरा में आ गए कि नए तरह के जो इंफॉर्मेशन है वो भी एक बड़ी पोलराइज एज, इंफॉर्मेशन एज एक थ्रेट है, इकोलॉजिकल क्राइसिस है एंथ्रोपोजेनिक का, और क्लाइमेट चेंज तो है ही। की चैलेंजेस क्या है इस डिकेड में? इंडिया को एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रिटेन करे अपनी क्रेडिबिलिटी, सिग्निफिकेंटली काउंटर करे पावर चाइना का, क्योंकि चाइना से हमें बहुत थ्रेट है। लेवरेज करे, मोबिलाइज जो हो रहा है इंटरनेशनल सपोर्ट, एमरजेंस एज अ मेजर पावर। इंडिया के सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। सबसे पहला वे फॉरवर्ड है कि इंडिया जो नाम का प्रिंसिपल है, कोर जो प्रिंसिपल है, उसका सेकेंड वर्जन होना चाहिए 2.0। ठीक है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कैपेसिटी को, और एक इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट करना चाहिए जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करे और इक्विटेबल होना चाहिए। ये इलेबोरेट करा गया है अंडर कुछ मेजर पॉइंट्स। जैसे पहला पॉइंट है एक्सपैंड करना चाहिए इंडिया का स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। ये एक डिसीजन मेकिंग है मेजर इशू में जो इंडिया को लेना चाहिए। ऑल्सो वर्क कर रहे हैं विद अदर पावर्स। जो आइडल पोजीशन है इंडिया की, इंडिया यूएस चाइना ट्राइलेटरल में, वो बायलेटरल होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि इंडिया को न्यूट्रल स्टांस रहना चाहिए ताकि अगर कोई एक प्रेशर करे तो हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकें। ठीक है, और बायलैटरली अपना रिलेशन जो है इंडिविजुअली होने चाहिए यूएस और चाइना के साथ। सेकंड पॉइंट ये सिक्योरिटी कन्वर्जेंस यूएस के साथ, जो इनेबल करेगा कोऑपरेशन फील्ड्स में जो सिग्निफिकेंट है इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ
और बड़े सारे एरिया जहाँ पे इंडिया और यूएस जो है इंक्रीज कर सकते हैं कोऑपरेशन क्लाइमेट चेंज एनर्जी जैसी चीज़ों पे, और टेक सोल्यूशन जो रिन्यूएबल एनर्जी या डिजिटल कोऑपरेशन में हो। तो रोड ब्लॉक्स क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बड़ी बढ़िया तरीके से माइंड मैप में समझाया। पहला है आपका कि इंडिया की जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है पोस्ट पैंडमिक। सेकंड है स्ट्रेन रिलेशन हो रहे हैं नेबर्स, जिसमें पाकिस्तान और चाइना भी आ रहा है। थर्ड है लैक ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, डीप ट्रेड लिंक्स आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एक्सटेंसिव फिजिकल कनेक्टिविटी आ रही है, थ्रेट जैसे टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, एक्सट्रीमिस्ट, और फिर आपका सब स्टैंडर्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल में। फिर है लैक ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन प्रोडक्ट्स में, ये भी एक चीज़ है। अदर एरियाज जहाँ पे इंडिया और यूएस इंक्रीज कर सकते हैं कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज एनर्जी हो गया, टेक सोल्यूशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी का, डिजिटल कोऑपरेशन हो गया। इसके अलावा बिल्डिंग इशू बेस्ड कोलिशन होगा, जहाँ पे बड़े सारे मिडिल पावर्स हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जो नेशनल पार्टनर्स हैं वहाँ पे कर सकता है। बॉर्डर इश्यूज जैसे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की या टेररिज्म की, मैरिटाइम सिक्योरिटी की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इससे भी जूझ रहा है, तो इंडिया इन सब के साथ कोऑपरेशन बना के कोऑपरेशन के थ्रू काउंटर कर सकता है। मैरिटाइम सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज के टाइम में आप सभी को पता है जो चीज़ें चल रही है, बैलेंस जो है टुडे जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेवरेबल है टू अस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि मैरीटाइम कमीशन जो होना चाहिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव पार्टनर करते हैं कंट्रीज के साथ, जो कि हाई प्रायोरिटी दे रही है, इंश्योर करती है सेफ और सेफ्टी सिक्योरिटी चीज़ें। इसके अलावा री इन्वोगरेटिंग रीजनल इंस्टीट्यूशन जैसे सार्क में ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया में एक प्राइमरी सोर्स है, जिसमें प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में और इंडियन ओशन रीजन में। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस है, इंडिया जो है बेनिफिट कर सकता है मार्जिन पे, जो अनस्क्रैम्बल कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन एशिया में। बट इसकी एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, एड्रेस करती है लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस जो कि इम्पॉर्टेंट है। लेस अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम या बांग्लादेश हो गया। इसके अलावा प्रिवेंट करती है डोमेस्टिक पॉलिसी जो अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी को भी। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज रिफ्लेक्ट करती है इंक्लूसिविटी को, रिड्यूस करती है इनइक्वालिटीज़ को, डिलीवर करती है कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सिक्योरिटी को और उसके सिटीजन्स को। ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज़रूरत है ये इस चीज़ समझना कि जो आपका कोर एरियाज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक सिक्योरिटी। इसके अलावा एक रियलाइज़ करना है इंडिया को कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, जो डिराइव होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी से। कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं जो फंडामेंटल या फाउंडेशनल सोर्स है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस रहा है वर्ल्ड में, वो एक एग्जाम्पल है, बहुत पावर का एग्जाम्पल है। जो 4 पिलर्स हैं इसमें डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल इंक्लूजन है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। अगर ये जो इंटीग्रल पिलर्स है ये स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इंडिया एक इमर्ज कर सकता है प्रॉस्परस और इन्फ्लुएंशियल बहुत सारे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है इंडिया यूरेशिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चेंजिंग डायनामिक्स जो इंटरनेशनल रिलेशन में हो रहे हैं और जो सिग्निफिकेंस है यूरेशिया का वो बहुत नेसेसरी है इंडिया के लिए। नया एक इंटीग्रेशन अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स यूरेशिया एज पर द फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, ये फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने बोला है, ठीक है। यूरेशिया क्या है, यूरेशिया सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। यूरेशिया को रेफर करा जाता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल एरिया जो अर्थ पे है। इसमें 93 कंट्रीज़ आती है, यूरोप की, मिडिल ईस्ट की और 8 एशिया की आती है, और यहाँ पे 5 बिलियन लोग रहते हैं। ये पूरा कॉन्टिनेंट है जो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यूरोप देख सकते हो आप, मिडिल ईस्ट और एशिया देख सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे कोई शेयर्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है इस रीजन में, मतलब यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन या प्रॉपर वैसा नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। लीडिंग क्या है ग्रोथ सिग्निफिकेंस यूरेशिया का प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। पहला है ड्रामेटिक राइज जो चाइना का हुआ है और ग्रोइंग असर्टिवनेस जो है
इंडिया ने क्रिएट कर रहा है एक चाइना सेंट्रिक एशियन ऑर्डर, जो कि स्ट्राइव कर रहा है बहुत ही एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेसिफिकली यूएस को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है इससे, और सभी को हो रही है, सभी कंट्रीज़ को हो रही है। एक स्ट्रैटेजिक मैग्नीट्यूड जो है, जैसे BRI हो गया, RCEP हो गया, सीनो EU ट्रेड डील हो गया, ये एक बीजिंग को बहुत पावर दे रही है और लेवरेज दे रही है यूरेशिया में। सेकेंड है चेंजिंग जियो स्ट्रैटेजिकल अलाइनमेंट, जो एनॉर्मोसिटी है, जो डिफरेंसेस है यूएस और चाइना के बीच में, उसकी वजह से चाइना और रशिया बहुत क्लोज आ चुके हैं, ताकि दोनों एक ग्रुप में आ गया है, रशिया और चाइना, और वो काउंटर कर रहे हैं यूएसए को। एक ग्रोइंग कोऑपरेशन है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और ये टाई अप कर रहे हैं EU यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, और कोऑपरेशन कर रहे हैं आर्टिक रीजन में, एनर्जी ट्रेड है, जो बड़ी सारी चीज़ों में चल रही है, मिलिट्री डोमेन है, जो जॉइंट प्रोडक्शन और मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे देखते हैं। EU जो है कस्टम यूनियन है, जो इम्पोज कर रहा है टैरिफ इंपोर्ट्स में फ्रॉम नॉन EU मेंबर्स। इसके अलावा रीजनल जियो स्ट्रैटेजिक अलायंस की अगर हम बात करें, तो चाइना रशिया जो है इंक्रीजिंगली ड्रॉ कर रहा है ईरान में। अनदर एडवर्सरी जो है यूएस का देख लेते हैं। इसमें तीन रिसेंटली चीज़ें हैं, जैसे डिपेंड करता है टायर्स या जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गल्फ ऑफ ओमान में और ईरान में, जो कि वाइटल कंपोनेंट है चाइनीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। इसके अलावा कॉन्करेंटली देखें तो चाइना, ईरान, रशिया, टर्की, पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक पेंटेगन हो गया यहाँ पे। चाइना, ईरान, रशिया, टर्की, पाकिस्तान स्ट्रैटेजी चीज़ें हैं जो एक शेप ले रही है और इम्पैक्ट करेगी जियो पॉलिटिकल यूरेशिया का या वेस्ट एशिया का, जो कि प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन होगा रीजनल बैलेंस ऑफ पावर में। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। यहाँ पे यूरेशिया जो है वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक रीजन है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और एवरेज एनुअल पर कैपिटा इनकम देखी जा रही है, जो कि 4 to 5% रह रही है ओवर द पास्ट ईयर्स। रीजन जो है डेवलप हुआ था एज अ काउंटर मेजर जो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद US कन्फाइन कर रही है दमसेल्फ टू द इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना रशिया जो है काउंटर मेजर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं आगे, डेवलप कर रहे हैं एज अ यूरेशिया एज अ पावर ब्लॉक। ठीक है। नीड फॉर इंडिया टू इंटीग्रेट अप्रोच टुवर्ड्स यूरेशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है एनर्जी सिक्योरिटी। यूरेशियन स्टेट जो है प्रोस्पेक्ट दे रही है लॉन्ग टर्म पार्टनर्स इंडिया के साथ एनर्जी, ऑयल, नेचुरल गैस में, नेचुरल रिसोर्स में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कंट्रीज के साथ है इंपॉर्टेंट है, जो सेफगार्ड करती है इंडियाज़ का इंटरेस्ट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्ट्रैटेजिक और पेनिनसुलर लोकेशन जो यूरेशिया का है कनेक्ट कर रहा है बड़े सारे सब रीजन एशिया के साथ और वेस्ट एशिया के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट है इंडिया के ऑब्जेक्टिव के लिए और इकोनॉमिक हब के लिए। ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है रिसेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। टूरिज्म पोटेंशियल जो है, इंडिया एक इमर्जिंग टूरिस्ट नेशन है, यूरेशिया जो है इंपॉर्टेंट गार्नर है टूरिस्ट का फ्रॉम द रीजन। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इंडिया वर्क कर रहा है सेटअप करने के लिए एक सेंट्रल एशियन नेटवर्क, जिसमें हब जो होगा इंडिया रहेगा और डिलीवर करता है टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और बड़ी सारी चीज़ें लिंक कर रहा है सेंट्रल एशियन स्टेट्स। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यूरेशियन रीजन जो इंटरेस्टेड है डिक्रीज़ कर रहा है डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड रशिया, ये भी है प्रिपेयर कर रहा है सपोर्ट करने, इंडिया को सपोर्ट करना फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स पोजीशन इन द रीजन। सेकेंड पॉइंट है कि स्टेबिलिटी होना चाहिए सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया जो है सेंट्रॉइड जो है न्यू यूरेशिया है, और इंडिया का जो पॉलिसी है एक्सटेंडेड नेबरहुड उसके भी अंडर आता है। ग्रेटर जियो स्ट्रैटेजिकल वैल्यू है इंडिया के लिए। और ये इमर्जिंग जो ISIL है, जो रीजन में प्रॉस्परस बॉर्डर है, जो प्रॉब्लम है ड्रग्स की, आर्म्स की, अचीव कर रही है स्टेबिलिटी रीजन में, ये इंडिया के इंटरेस्ट पे है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटिंग की बात करें इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, तो इंडो पैसिफिक इज़ अबाउट दिल्लीज न्यू मैरीटाइम जो पॉलिटिकल। यूरेशिया जो इन्वॉल्व हो रहा है रीओरिएंटेशन इंडिया की कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी, जो एड्रेस कर रही है कॉन्टिनेंटल इशूज जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इसके अलावा स्ट्रेंथिंग कल्चरल रिलेशन की बात करें तो इंडिया का जो एंशियंट सिविलाइजेशन लिंक है यूरेशिया के साथ, जो कोलैबोरेशन है संगा और श्रेणी बुद्धिस्ट एरा में,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इंटरेक्शन होती थी दोनों रीजन के बीच में। और जो लोग थे साइबेरिया के, उनके डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल कल्चरल सिमिलैरिटीज़ है इंडियन हिमालय के साथ, क्योंकि कॉमन कल्चर रहा है बुद्धिज़्म का। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है जो चैलेंजेस फॉर एक्सटेंडेड इंडियाज़ फुटप्रिंट इन यूरेशिया। पहला है जोग्राफिकल लिमिटेशन। इंडिया के पास जोग्राफिकल लिमिटेशन है कि हमारे पास एक्सेस नहीं है सेंट्रल एशिया तक के लिए। सेकेंड है चाइना का डोमिनेंस बहुत है। बीजिंग जो है अपनी मस्कुलर अप्रोच यूज़ कर रहा है और टू द लॉन्ग एंड डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद भूटान एंड इंडिया, और परसूट कर रहा है एक सिक्योरिटी प्रेजेंस तजाकिस्तान में। एक्टिव सर्च है लार्जर रोल का अफगानिस्तान में, एग्जाम्पल है चाइना का असर्टिवनेस। पाकिस्तान कांस्टेंट रिलक्टेंस दिखा रहा है, पाकिस्तान डिक्लाइन कर दिया है कि वो ज्वाइन करे रिसेंटली जो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हो अफगानिस्तान में एज अ पार्ट ऑफ डेवलपिंग यूरेशियन स्ट्रैटेजी। मेजर इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए उसमें से पहला है बूस्टिंग कनेक्टिविटी टू बैलेंस चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस। पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, एक्सेस देता है आपका सेंट्रल एशिया और बियॉन्ड जो है। इंडिया ईरान उज़्बेकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं बड़ी सारी चीज़ें जो जॉइंट यूज़ ऑफ चाहबार फोर्ट पे है फॉर ट्रेड एंड इन्हांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी। मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट जो है साइन हुआ था हमारे टाइम रूट जो कि चेन्नई और व्लादिवोस्टोक के बीच में। रशिया का फार ईस्ट है ये। इंडिया का यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, कॉमन रोड मैप है जो गाइड करता है जॉइंट एक्शन और फर्दर स्ट्रेंथन करता है इंडिया का EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर इन्हांसमेंट है EU और नेटो के मेंबर्स के बीच में। इंडिया यूरेशियन पॉलिसी जो है नेसेसरी इन्वॉल्व कर रही है ग्रेटर इंगेजमेंट, जो कि यूरोपियन यूनियन और नाटो के बीच में एज अ क्रूशियल स्टेप जो कि सस्टेन कर रही है सिक्योरिटी डायलॉग यूरोप के पास। इंटेंसिफाई कर रही है इंडिया रशिया डायलॉग। रशिया नहीं देखता चाइना को एज अ लॉन्ग टर्म राइवल और एक्सटेंड कर रहा है स्कोप ऑफ ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप। और इसमें बड़े सारे कंट्रीज आ रहे हैं, इंडिया, ईरान, साउथ कोरिया, जो डिल्यूट कर रहे हैं बीजिंग की पावर रीजन में। एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए जहाँ पे दोनों कंट्रीज जो है कोऑपरेट कर सकती है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया, आर्टिक जो बूस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, वाइडन कर रहे हैं कोऑपरेशन को। इसके अलावा जियो यूरोप इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इंडिया परसू कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज जो इंगेज कर रहा है इंडो पैसिफिक नैरेटिव में, जो मोबिलाइज कर रहा है मैसिव इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वील कर रहा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेवरेज कर रहा है सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर जो शेप कर रहा है यूरेशियन डिस्कोर्स। इसके अलावा कोलैबोरेशन की बात करें तो कोलैबोरेशन जो है ईरान और अरब पेनिनसुला पे। इंडिया का जो ईरान का जो लोकेशन है ये बहुत क्रूशल है फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। और रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो अरब अरेबिया के साथ है और ये बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है इस रीजन में। इंडिया का जो पार्टनरशिप है बहुत सारे रीजन के साथ, बहुत सारी कंट्रीज़ का, तो बहुत क्रिटिकल है ओवरकमिंग टर्की अलायंस विद पाकिस्तान। इसके अलावा बैलेंसिंग द प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया को बैलेंस करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए यूरेशियन पॉलिसी के साथ जिसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। बीजिंग इम्पॉर्टेंट मेंबर है ब्रिक्स का, SCO का और IC का। इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए प्लेटफॉर्म जो प्रमोट कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन रशिया और चाइना के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके 2.2.1 इंडिया का सेंट्रल एशिया का क्या है। तो इंडिया सेंट्रल एशियन पॉलिसी क्या है। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जो है किर्गिस्तान बायलैटरल विजिट हुई है जहाँ पे अनाउंस करा है 200 मिलियन का क्रेडिट लाइन होगा। और यहाँ पे जो मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस जो है, इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो एशिया और में होगा कजाकिस्तान में। इम्पोर्टेंट है इसका जो कैपिटल है वो अस्ताना है कजाकिस्तान का। इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन पहले कैसे थे और प्रेजेंट में क्या है बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें जो मटेरियल में वो है सेंट्रल एशिया रिपब्लिक जो है जिसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान आप देख सकते हो कजाकिस्तान के नीचे ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशखबाद, उज़्बेकिस्तान की है आपकी ताशकंद, तजाकिस्तान है आपका दुशानबे। ठीक है,
और किर्गिस्तान की है बिशकेक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है, आप देख लो ना उसका। यहाँ पे आप देखो कि इंडिया ने सेवरल माइलस्टोन जो है हिस्टोरिकल मिलेनिया जो है यहाँ पे करा है, और सिविलाइजेशन लिंक्स है सेंट्रल एशिया के साथ। तो बड़े सारे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि स्ट्रेंथन करे इस रिलेशनशिप को, बायलैटरल करे। डिफेंस अग्रीमेंट है तजाकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान आप देख सकते हो पाकिस्तान के पास है। और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन कजाकिस्तान के साथ। मल्टीलैटरल की बात करें तो टापी पाइपलाइन है, ठीक है, और इंडिया ज्वाइन कर रखा है SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स को। मल्टी लेयर्ड की बात करें, इंडिया कनेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया पॉलिसी के साथ, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग फोरम और इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस फोरम। सिग्निफिकेंस क्या है सेंट्रल एशिया का इंडिया में? तो पहला है नेचुरल और मिनरल रिसोर्सेज, कमर्शियल वायबिलिटी, क्वांटिटीज़ है मोस्ट मिनरल के साथ, जैसे कोल, ऑयल, गैस, यूरेनियम, गोल्ड, ये सारी चीज़ें आती है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में बड़ी सारी हाइबल रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है जियो स्ट्रैटेजिक की बात करें तो सेंट्रल एशिया एक अरीना है, ग्रेट गेम। इसका जो मॉडर्न वर्जन है वो खेला गया आज भी। रशिया, चाइना, US, टर्की, ईरान, यूरोप, EU, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, बड़े सारे जो कंट्रीज़ हैं इन्हें सब्सटैंशियल सिक्योरिटी देखी है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिख रहे हैं इस रीजन में। ये रीजन लाई कर रहा है क्रॉस बॉर्डर, जो रशिया के साथ है, मिडल ईस्ट के साथ है, साउथ ईस्ट के साथ है। और जितने भी जियो पोलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं रीजन में, इनएविटेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट करते हैं सेवरल स्टेट्स को। सिक्योरिटी में की बात करें तो इलीगल ड्रग ट्रेड है यहाँ पर, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, फंडामेंटलिज्म है, टेररिज्म है, जो कि बड़ा चैलेंज है। फिर आपका एग्रीकल्चर की बात करें तो सेंट्रल एशिया का जो हाईली कल्टिवेबल एरियाज है वो बैरन है, ठीक है, तो ये प्रोडक्टिव यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ चीज़ें। तो उज़्बेकिस्तान अलोन ऑफर कर रहा है बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़, कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस। इंडिया एग्री बिजनेस को कंपनीज को सेटअप कर सकता है, कमर्शियल एग्रो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे हायर या ह्यूज कंज्यूमर मार्केट हो सकती है जिसमें गुड्स और सर्विसेज आते हैं, इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो सकती है जिसमें जॉइंट वेंचर्स और बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स जैसी चीज़ें होनी चाहिए। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पे पुअर कनेक्टिविटी है, एडवर्स जोग्राफिकल टेरेन है, थॉर्नी इन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डायनामिक है जो बेसिकली इम्प्यूट कर रही है कनेक्टिविटी को और कार्व कर रही है ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इंडिया एंड रीजन के पास है। अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल है जो बड़े सारे लिमिटेड कनेक्टिविटी के बीच में है। ट्रेड रेगुलेटरी हिंड्रेंस है, पॉलिटिकल फ्रैजिलिटी है। इंडिया का जो ट्रेड रहा है रीजन के साथ उसमें 2 बिलियन का है एज़ कम्पेयर टू 100 बिलियन ट्रेड विद चाइना। एनर्जी जियो पोलिटिकल की बात करें तो यहाँ पे जो ऑयल और गैस है सेंट्रल एशिया में वो बड़े सारे एक्टर्स को देख रही है इस रीजन में। मेजर जो पावर्स है इस कंस्टेंट रही है इंडिया के लेट कमर में। चाइना ने इमर्ज करा है एज अ डोमिनेंट प्लेयर एज कम्पेयर टू इंडिया, और ये प्रोवाइड कर रही है लोन, इन्वेस्ट कर रही है हैविली बड़े सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट में, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। वोटाइल आपका सिक्योरिटी सिनेरियो है जो इंस्टेबिलिटी की वजह से है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत है। कॉन्फ्रंट्रेशन है ईरान और US के बीच में जो डिस्करेज कर रहा है इन्वेस्टमेंट रीजन में। इंटरनल डायनामिक्स की बात करें तो डिलिनेशन है बॉर्डर्स के बीच में जो कम्युनिस्ट लीडरशिप आउटलुक कर रहा है बड़े सारे एथनिक ट्राइबल पॉपुलेशन जो है। इसके अलावा वेज क्या है कि इन्हांस कर सकते हैं रिलेशनशिप। पहला है डीपनिंग इंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने इंडिया सेंट्रल एशिया फोरम समिट है जो कि ऑन द लाइन्स है इंडिया सिमिलर लाइन्स पे इंडिया का जो आपका रिलेशन है अफ्रीका के साथ वो डिस्कस कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसर्न और बड़े सारे चीज़ें। इंडिया को यहाँ पे फाइनलाइज करना चाहिए FTA इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच में, और डिवाइटलाइज करना चाहिए इंटरेक्शन थर्ड कंट्रीज़ के साथ। थर्ड कंट्रीज़ मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है इसमें ये जो बोल रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इंडिया, US और रशिया कोऑपरेट करें इस एरियाज़ में, जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे आ गए, ड्रग ट्रैफिकिंग और बड़ी सारी चीज़ें। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो एनुअल एक्सरसाइज होती है, काजिंद होती है कजाकिस्तान के साथ। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है डिफेंस सेक्टर की जो रिक्वायर्ड है। डिफेंस कोऑपरेशन जो है इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए मैकेनिज्म के थ्रू जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप पर है डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। इंडिया का जो सेंट्रल एशिया डिफेंस है वो ऑर्गेनाइज हो। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग में इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए, अपनी आउटरीच सेंट्रल एशिया में प्रोवाइड करना चाहिए। असिस्टेंट आर्ग्यूमेंट करते हैं सोशल कैपिटल में जो बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं इंडिया टेक्निकल एंड
इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो प्रोग्राम है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है, हायर इम्पैक्ट कम्युनिटी है, डेवलप कर रही है प्रोजेक्ट्स को। इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, ग्रांट कर रहा है असिस्टेंस जो फर्दर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देख रहा है। इंडिया का जो रिच एक्सपीरियंस है मैनेज कर रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हेल्पफुल है सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ में, जहाँ पे महल्ला कल्चर भी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो वाइडली स्प्रेड है। और इसके अलावा सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोच भी होनी चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चाइना की इमेज है वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हेजेमन की है, कोजिव की है, डेप ट्रैप डिप्लोमेसी है, और एंटी चाइना सेंटिमेंट इसी वजह से राइज कर रहे हैं। इंडिया अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी यूज़ कर सकता है स्ट्रेंथन करने के लिए। इंडिया की तरफ से क्या एफर्ट्स है, पहला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो हमने पहले ही पढ़ लिया, 2000 में हुआ था। कनेक्टिविटी लाता है इंडिया और सेंट्रल एशिया में थ्रू ईरान। इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग विद सेंट्रल एशिया ईरान के चाबहार फोर्ट से, ठीक है। इसके अलावा जो फैसिलिटेट करते हैं आपका गुड्स जो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में है वाया ईरान। इंडिया एक्सीड कर रहा है कस्टम्स कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए जो कि कवर के अंडर आता है टायर कारनेट 2017 में, और जॉइंट करा था अक्षयबाद एग्रीमेंट जिसमें ईरान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान भी आते हैं। कंक्लूजन में क्या है कि जो एक्चुअलाइजेशन है BRI का, इंडिया को कनेक्ट करना चाहिए सेंट्रल एशिया पॉलिसी, EU न्यू सेंट्रल एशिया स्ट्रैटेजी जो 21st सेंचुरी में पॉसिबिलिटी जो है मोस्ट डिसाइसिव पीरियड है, और स्ट्रीमिंग कर रही है हिस्टोरिक कल्चरल इकोनॉमिक बॉन्ड्स। इंडिया वेल प्लेस्ड है और एक्टिव रोल ला सकता है। इसके अलावा इंडिया का यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग इंडिया EU एनर्जी पैनल मीट जो है, दोनों साइड ने एग्री करा था कि क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप पे बात करेंगे। जॉइंटली एग्री है ये डिटेल वर्क प्रोग्राम पे जो कि 2023 तक रहेगा। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2016 का इंडिया का EU क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप। एनर्जी पैनल की बात करें तो एग्री कर रहा है इंक्रीज टेक्निकल कोऑपरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी पे, ग्रीन हाइड्रोजन पे, ग्रिड इंटीग्रेशन पे। स्नैपशॉट की बात करें यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2004 में इन्फोसिस कर रही है, डेवलप कर रही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन साइन कर रही है। स्ट्रैटेजिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से जो फर्स्ट जॉइंट एक्शन प्लान हुआ था 2005 में। नेगोशिएशन जो इंडिया EU कॉन्फ्रेंस पे होता है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पे देख रहा है 2007 में। नेक्स्ट डिकेड की बात करें तो इंडिया EU पार्टनरशिप जो है बड़े सारे मोमेंटम लूज़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे सेवरल चैलेंजेस जैसे डाइवर्स पोजीशन है क्लाइमेट चेंज में, इटालियन मरीन इश्यूज़ हैं, बट बड़े सारे चैलेंजेस जो इमर्ज कर रहे हैं नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जिसमें 30th EU इंडिया समिट पे है 2016 में एक नया मोमेंटम दे रहा है बायलैटरल रिलेशन को, जिसमें EU इंडिया एजेंडा ऑफ एक्शन है 2020 का। 15 इंडिया यूरोपियन समिट जो है 2020 का, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया EU स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक रोड मैप है 2025 का जो इंडोर्स है कर रहा है, कॉमन रोड मैप जो स्ट्रेंथन कर रहा है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। सिग्निफिकेंस क्या है EU का फॉर इंडिया, काउंटर करता है चाइना को। व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग चाइना इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूरोपियन यूनियन ने बड़े सारे इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल हेल्प करा है और इम्पॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक लॉजिक, तो EU जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। 1970s में इंडिया एक बेनिफिशरी रहा है प्रेफरेंशियल टैरिफ के लिए, और इसने एक्सपोर्ट करा है अंडर यूरोपियन यूनियन जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ऑल्सो यूरोपियन कंपनीज ने प्रेजेंट करा है इंडिया में, प्रोवाइड करा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स मिलियंस ऑफ सिटीजन को। पोटेंशियल रिलेशनशिप जो है स्मॉलर कंट्रीज़ के साथ वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और डेनमार्क के साथ। एजुकेशन की बात करें तो इंडिया एक लार्जेस्ट रेसिपिएंट है यूरोमोस मुंडेस फंडिंग, जो एक यूरोपियन यूनियन फंडेड स्कॉलरशिप है हायर एजुकेशन के लिए। कंसर्न की बात करें तो इंडिया के और EU के रिलेशन, तो इनएडुकेट डिप्लोमेटिक अटेंशन है यहाँ पे। इंडिया को फोकस करना चाहिए बायलैटरल रिलेशनशिप में कि यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के साथ rather than grouping as a whole। सेकेंड है अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल, यहाँ पे एब्सेंस जो है FTA का था एक बिगेस्ट इम्प्यूडमेंट है डायनामिक इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप के साथ। नेगोशिएशन जो FTA पे हो रहा है वो बड़े सारे इश्यूज पे हो रहा है जो एक्सेस दे रहे हैं ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन टैरिफ बैरियर्स ट्रेड पे। एग्रीमेंट जो इंडिया की IPR रिजीम पे डेटा सिक्योर
डेजिग्नेशन जो है, और एक्सेप्टेंस फॉर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। पोस्ट ब्रेग्जिट सिनेरियो में बात करें तो इंडिया कंसिडर करता है यूके को एज अ गेटवे टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, और एग्जिस्ट कर रहा है ईयू इंडिया फॉर्म्स जो है इसका एडवांटेज ले सकेगी। ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ईयू मेंबर्स जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसर्न ओवर द डिटोरिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इंडिया में जो हो रहा है, जिसमें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जो इंडियन वुमेन फेस कर रही है, माइनॉरिटी ग्रुप्स फेस कर रहे हैं, एज वेल एज जो क्लोजर एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफिस जो इंडिया में। चाइना का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से जो लैक ऑफ पीपल टू टाई अप, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे लैक ऑफ पीपल टू पीपल्स टाई है। बेसिक अवेयरनेस जो है लोगों के बीच में जो इंडियन पॉपुलेशन में ईयू में, वो अभी भी कम है। डिस्पाइट जो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इमेज है सिविलियन और नॉर्मेटिक पावर, यूरोपियन यूनियन अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही इंडियन साइंटिफिक टैलेंट को। ठीक है, रोड अहेड मतलब ये फॉरवर्ड के अंडर क्या है कि पहला है अर्ली कंक्लूजन ऑफ एफटीए थ्रू BTIA, इंक्रीज हुआ है मार्केट एक्सेस जो फर्दर इंटीग्रेट करेगा सर्विसेज सेक्टर को, इंक्रीज करेगा स्कोप कोऑपरेशन और जॉइंट वेंचर का, स्ट्रेंथन करता है पॉलिटिकल डायलॉग जो अपग्रेड करता है एयरली डायलॉग जो रेगुलेट करता है स्ट्रैटेजिक डायलॉग को। थर्ड है आपका ये लॉन्च करता है कॉन्क्रीट ट्रायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स जो पायलट पार्टनर कंट्रीज़ में, इस्टेब्लिश करता है रेगुलर बायलैटरल और ट्रायलैटरल डायलॉग्स जिसमें वो डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी को, इकोनॉमिक इश्यूज़ को और बड़े सारी कनेक्टिविटी को। फर्दर डायलॉग जो है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अप्रोप्रिएट सेटिंग्स जो है इंटेंसिफाइड होगी। इसके अलावा इन्हांस करते हैं कल्चरल डायलॉग बड़े सारे कंट्रीज के साथ। यहाँ पे जो कल्चरल डायलॉग है इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे रहता है और वो डीपन करता है रिलेशनशिप इस रीजन में, स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप। तो फ्रांस और इंडिया के बीच में अग्रीड हुआ है डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये, ठीक है। कंट्रीज़ ने अग्रीड करा है और ये आपका जो इन्हांस करता है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग और म्यूचुअल कैपेबिलिटीज़ मिलिट्री ड्रिल्स के ऊपर। इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव जो है मैरीटाइम स्पेस और साइबर डोमेन्स पे भी है। इसके अलावा यहाँ पे डायलॉग भी स्ट्रेंथन करना है, अपग्रेड करना है ईयरली डायलॉग। फिर आपका लॉन्च करते हैं कॉन्क्रीट ट्रायलैटरल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट जो पायलट पार्टनर कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश करता है रेगुलर बायलैटरल और ट्रायलैटरल डायलॉग्स को। अफ्रीका में डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इश्यूज़ और कनेक्टिविटी को भी। फर्दर जो डायलॉग है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में वो अप्रोप्रिएट सेटिंग जो है इंटेंसिफाइड होगी। इसके अलावा इन्हांस करते हैं कल्चरल डायलॉग जो बड़े सारे कंट्रीज़ में है यूरोप के। कल्चरल डायलॉग जो है इंडिया के जो हमने बात कर लिया है, तो यहाँ पे आप देखो मैरीटाइम साइबर स्पेस में भी बड़े सारी चीज़ को एनहांस करना है। इसके अलावा फ्रांस ने रिट्रेट करा है एक्सपैंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन इंडिया के साथ और ये आता है आपका नियरली 2 मंथ्स आफ्टर अनवीलिंग ऑफ न्यू सिक्योरिटी अलायंस। ऑकस जो है न्यू सिक्योरिटी अलायंस जो निकला है ये ऑकस का है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का। बेसिकली काउंटर कर रहा है चाइना का अग्रेसिव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इंडो पैसिफिक रीजन में। ऑकस का मेंस में भी आया था इस साल। ऑकस इन्वॉल्व हुआ है बिल्डिंग सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया में अनाउंस करता है, एंकर करता है फ्रेंच गवर्नमेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया पुल्ड आउट ऑफ द सेपरेट सबमरीन डील विद फ्रांस। इसके अलावा सिग्निफिकेंस जो डीपन करता है डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप फ्रांस के साथ। यहाँ पे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो फ्रांस अभी भी रिमेन कर रहा है एक मार्केट जो प्रोक्योर कर रहा है इंक्रीजिंगली क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जैसे इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा है इंडिजीनियस डिफेंस इंडस्ट्रीज से वर्क कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है स्टेट डिफेंस बजट पे। फॉर एग्जांपल इंडिया इंगेज कर सकता है फ्रांस के साथ और वो एक्वायर कर सकता है क्रिटिकल नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। सेकंड है प्रोटेक्ट कर सकता है इंडियन ओशन रीजन को भी। फ्रांस जो है रेजिडेंट पावर है, इसमें कॉलोनियल टेरिटोरियल पोजीशन भी है, लाइक रीयूनियन आइलैंड भी है इंडियन ओशन में जो इसको स्टेक होल्डर बनाती है। प्रोटेक्ट करता है इंडियन ओशन को बिकम कॉमन शेयर इंटरेस्ट। इंडो पैसिफिक जो इंडो फ्रांस पार्टनरशिप है ये वाइटल रोल प्ले करती है स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए पैसिफिक रीजन में। काउंटर करती है टेररिज्म को। फ्रांस बैक कर रहा है इंडिया का प्रपोजल फॉर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म। फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया का स्टैंड कश्मीर इशू पे भी। सपोर्ट जो है इंडिया का आत्मनिर्भर भारत में भी है थ्रू डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी पे भी। पाथवे जो डीपन करता है आपका इंगेजमेंट यूरोप के साथ
फ्रेंच प्रेसिडेंसी जो ईयू की है 2022 में, ये प्रेजेंट करता है एक अपॉर्चुनिटी जो फर्दर स्ट्रेंथन करता है ईयू की एंगेजमेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अंडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका बैकग्राउंड क्या है, दो कंट्रीज़ जो है स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट में आई थिंक 1988 में जो एरिया ऑफ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है पिलर्स हैं इसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर विद फ्रांस। डिफेंस कोऑपरेशन में बोथ कंट्रीज़ के पास डिफेंस डायलॉग है मिनिस्ट्रियल लेवल पे। डिफेंस एक्सरसाइज जो है दो इंक्लूड करती है, शक्ति वरुण और गरुदा, ठीक है। तो शक्ति होगी आर्मी, वरुण होगी नेवी और गरुदा होगी एयरफोर्स। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट करा है आपका फ्रांस से रफाइल जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इंडिया एंटर्ड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के साथ विद फ्रेंच फर्म जो बिल्ड कर रही है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो इंडिया मैलगांव डॉकयार्ड में थी थ्रू अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर एग्रीमेंट। दोनों कंट्रीज साइन कर रही है एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये एग्रीमेंट है जो हेल्प कर रहा है रूटीन पोर्ट लॉस कॉल्स को, और ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भी देखती है, डिजास्टर रिलीफ को भी देखती है। स्पेस कोऑपरेशन की बात करें तो जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम और लॉन्च ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो यहाँ पे तृष्णा सैटेलाइट मिशन भी है जो इकोसिस्टम सेल्स पे देख रही है। फिर मेगा ट्रोपिक्यूज सैटेलाइट को भी देखती है, और फिर है कार्बन प्रोपोगेशन एंड एक्सपेरिमेंट जो इम्प्लीमेंटेशन में। फ्रांस कंटिन्यू कर रहा है मेजर सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स इक्विपमेंट्स जो है इंडियन स्पेस प्रोग्राम में। रिसेंटली जो इंडिया फ्रांस एग्रीड हुए स्पेस सिक्योरिटी डायलॉग पे हुए। बायलैटरल स्पेस डायलॉग जो है वो थर्ड रहेगा फॉर इंडिया आफ्टर यूएस एंड जापान। थ्रू एसएसडी दोनों कंट्रीज़ एक अराइव कर रही है कॉमन मल्टीलैटरल अंडरस्टैंडिंग में इमर्जिंग स्पेस इन्वायरमेंट पे, और पॉसिबल थ्रेट जो है सेफ सिक्योर सस्टेनेबल कंटिन्यूड एक्सेस रहता है। फिर आपका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात करें, एमओयू साइन हुआ है जो कंस्ट्रक्शन करता है ईपीआर को यूनिट्स को जैतपुर में 1650 मेगावाट पावर का। फ्रांस सपोर्ट करता है जो वाइटल है इंडिया का एक्सेस टू मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप्स पे वेस्टनार एग्रीमेंट पे फ्रांस सपोर्ट करता है इंडिया का मेंबरशिप एनएसजी पे। अदर एरियाज़ की बात करें तो पहला है इकोनॉमिक, बायलैटरल ट्रेड जो रीच हुआ है 10.75 बिलियन का रीच करा है 2020 में। फ्रांस 9th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया का, और इसका एक्सटेंड हुआ है लोन ऑफ यूरो 100 मिलियन। और इसके अलावा कल्चर की बात करें, विवेकानंद कल्चरल स्कीम जो है इम्पॉर्टेंट है, ये ओपन हुई थी पेरिस में, और यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बर्थ एनिवर्सरी जो है महात्मा गांधी जी की और गुरु नानक देव जी की, और 70th ईयर है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया, और ये सेलिब्रेशन होते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। साइंस एंड टेक की बात करें तो इंडिया फ्रांस सेंटर भी है जो प्रमोशन और एडवांस रिसर्च देखता है न्यू दिल्ली में। इंडो फ्रांस मिनिस्ट्रियल जॉइंट कमेटी है साइंस एंड टेक में। एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेशन इन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी है। पीपल्स टू पीपल्स कॉन्टैक्ट हुई यहाँ पे है। इंडिया डायस्पोरा जो है साइजेबल प्रेजेंस है फ्रांस में और ओवरसीज टेरिटरीज को देखता है। माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी है जो एम करता है फैसिलिटेट करता है टेम्पररी सर्कुलर माइग्रेशन बेस्ड ऑन मोबिलिटी, और इंकरेज करता है रिटर्न ऑफ स्किल्स टू होम कंट्री। इसके अलावा इमर्जिंग एरियाज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस जो है इंक्रीजिंगली इंगेज कर रहा है न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन लाइक क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज कर रहा है आईएसए को, और एडवांस टेक्नोलॉजी से एआई हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। स्ट्रेंथन कर रहा है डिफेंस पार्टनरशिप कंट्रीज का जैसे फ्रांस हो गया जो सिग्निफिकेंट है इंडिया का इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल स्टेज, और एड्रेस कर रहा है एमर्जिंग एरियाज ऑफ। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो, और आपको ऐसे कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।